इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से ये पूरी कायनात सजाई गई। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 डैफोडिल्स। एक पोम है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर क्या फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुए हैं, क्या इसकी समरी है, क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर बात करेंगे। पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा मैं लिटरेचर के बारे में बताना चाहता हूँ। लिटरेचर क्या है मेरा बेटा? लिटरेचर इज स्टोरी ऑफ ह्यूमंस। इंसानों की कहानी होती है अदब। एवरीथिंग दैट इज इन रिटन फॉर्म, हर वो चीज़ जो लिखी हुई हालत के अंदर मौजूद होती है, दैट इज नोन एज लिटरेचर। लिटरेचर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वो हिस्सा होता है जो प्रोज होता है और एक वो हिस्सा होता है जो पोएट्री होता है। प्रोज के अंदर हम इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, जैसे अस्बाक दिए गए हैं, इनको हम प्रोज कहते हैं। एवरीथिंग दैट इज रिटन विदाउट राइम एंड रिदम, हर वो चीज़ जो राइम और रिदम के अलावा लिखी जाती है, राइम और रिदम के बगैर लिखी जाती है, उसको हम प्रोज कहते हैं। और जो प्रोज का मकसद होता है वो होता है इंफॉर्मेशन को, मालूमात को कन्वे करना। और एवरीथिंग दैट इज रिटन इन राइम एंड रिदम, हर वो चीज़ जो राइम और रिदम के अंदर लिखी जाती है, उसको हम पोइट्री कहते हैं। पोइट्री के अंदर शायर जो है अपने इमोशंस को कन्वे करता है, अपने जज्बात को कन्वे करने की कोशिश करता है। जो प्रोज का राइटर होता है उसे हम आथर कहते हैं, मुसन्निफ कहते हैं। और जो पोइट्री लिखने वाला होता है, पोइट्री का राइटर होता है, उसको हम पोइट कहते हैं, शायर कहते हैं। कम टू द मेन पॉइंट, डैफोडिल्स। डैफोडिल्स इज अ पोएम दैट इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ कौन था? 1770 के अंदर, 1770 के अंदर यूके के अंदर पैदा होने वाला वो बंदा जो नेचर से मोहब्बत करता है, जो नेचर को एज अ प्रीचर मानता है, जो नेचर को एज अ टीचर मानता है, जो नेचर को एज अ गॉड मानता है, उसको हम वर्ड्सवर्थ कहते हैं। वर्ड्सवर्थ की जो मोहब्बत है नेचर के बारे में, ये बहुत ज्यादा मोहब्बत पाई जाती है। वर्ड्सवर्थ नेचर को एज अ गॉड मानता है, इसलिए हम इनसे पैंथीस्ट भी कहते हैं। बहुत सारी किस्म के लोग होते हैं, कुछ एथीस्ट होते हैं, कुछ मोनोथीस्ट होते हैं और कुछ पैंथीस्ट होते हैं। एथीस्ट वो लोग होते हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, वो कहते हैं कोई खुदा नहीं है, और एथीस्ट कहलाते हैं। और मोनोथीस्ट वो लोग होते हैं जो अल्लाह को एक मानते हैं, जैसे मुसलमान हैं, अल्लाह को एक मानने वाले, उनको हम मोनोथीस्ट कहते हैं। इसी तरह से पैंथीस्ट होते हैं। पैंथीस्ट से मुराद है नेचर को गॉड मानने वाले हैं। ऐसे लोग जो नेचर को एज आ गॉड मानते हैं, एज आ सुप्रीम पावर मानते हैं, वो कहते हैं नेचर जो है हील करती है, नेचर जो है कुदरती तौर पर ऐसी चीज है जो इंसान के दुख और गम को मिटा देती है। तो नेचर के बारे में यही फलसफा है वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ कहता है जब भी मैं परेशान होता हूँ, जब भी मैं दुखी होता हूँ, तो जब मैं नेचर के करीब चला जाता हूँ तो मेरे दुख, ये मेरी परेशानियां, मेरे जितने भी दर्द आलम होते हैं, दुख दर्द होते हैं, वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। इस पोइट्री, ये जो पोम है, इसके अंदर बेहतरीन किस्म का जो है मवाद बताया है नेचर के बारे में, और नेचर को एज ए डिपेक्ट किया है, प्रीचर के तौर पर कंसोल देने वाला जो है बताया गया है। इसके अंदर होता यह है कहानी के अंदर कि शायर जो होता है वो परेशान होता है और परेशानी के आलम में इधर उधर घूम रहा होता है। अचानक घूमते घूमते उसकी निगाह जो है डैफोडिल्स के जो फूल होते हैं, आबी नरगिस के फूल जिसको कहते हैं, उनके ऊपर नजर पड़ती है। झील के करीब, नदी के किनारे, दरख्त के नीचे बहुत सारी तादाद के अंदर डैफोडिल्स उसे नजर आते हैं। तो शायर उनकी खूबसूरती के अंदर खो जाता है। उसका जो दुखी मूड होता है, उसके अंदर जो दर्द आलम होते हैं, सारोफुल कंडीशन होती है, वो कंडीशन उसकी सारी के सारी गायब हो जाती है। वो अपने दुख दर्द भूल जाता है और अपने आप को कुदरत के इतना करीब पाकर वो अपनी परेशानियां कुदरत के अंदर खत्म कर देता है और कुदरत उसकी परेशानियों को दूर कर देती है। इस तरह शायर इस पोएम के अंदर अपने दो किस्म के मूड के बारे में बताता है कि दुखी हालत में जब था
तो वो बहुत ज्यादा परेशान था, दर्द वालम की कंडीशन थी, सारोफुल कंडीशन थी उसकी, ग्रीफ के अंदर था, पेन के अंदर था, एग्नी के अंदर था। लेकिन जो ही वो करीब गया नेचर के, तो नेचर ने उसके सारे दर्द वालम चूस लिए, दर्द वालम उसके जितने भी थे वो सारे के सारे उसने अपने पास ले लिए। शायर उस कंपनी के अंदर, नेचर के अंदर अपने आप को पाकर अपनी सारी दुख वाली कंडीशन को खत्म कर देता है। आइए इस पोएम के अंदर देखते हैं शायर क्या बात बयान करता है। इसको मैं वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूं, ग्रामेटिकल पॉइंट्स भी बताता जाऊंगा और फिगर ऑफ स्पीच भी बताता जाऊंगा। मेरे बेटे इसको जरा तवज्जो के साथ सुनना है ताकि ये आसानी से और बेहतर अंदाज के अंदर आपको समझ आ सके। इसके अंदर बेहतरीन फ्लो दिया गया है, अल्फाज का उतार चढ़ाव, राइम और रिदम बेहतरीन अंदाज में बयान की गई है। आइए इसको रीड करते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Cloud, crowd, hills, daffodils, trees and breeze. हर लाइन के आखिर में लफ्ज दिए गए हैं जो एक दूसरे के साथ इनकी आवाज जो है मिलती है, इनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। आई वंडर्ड, शायर परेशान था, आवारा घूम रहा था, तन्हा फिर रहा था। लोनली एज अ क्लाउड, लोनली था, तन्हा था शायर। उसकी कंडीशन जो थी वो दुख वाली कंडीशन थी, क्योंकि जब बंदा खुश होता है वो सोबत के अंदर रहता है, जब तन्हाई के अंदर रहता है बंदा वो दुख वाली हालत होती है उसकी। तो शायर कहता है मैं तन्हाई के अंदर था, रोमिंग कंडीशन के अंदर था, मैं इधर उधर फिर रहा था, घूम रहा था, वादियों के अंदर घूम रहा था, लोनली था, तन्हा था। एज अ क्लाउड से क्या मुराद है? यहां पर फिगर ऑफ स्पीच एज सिमिली इस्तेमाल हुई है। हम जानते हैं ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एज और लाइक का वर्ड इस्तेमाल किया जाए उसे हम सिमिली कहते हैं। अपने आप को बादलों की तरह आवारा बताता है। यहां पर शायर कहता है कि मैं बादलों की तरह आवारा घूम रहा था, जिनकी कोई मंजिल नहीं होती। जैसे बादल जो होते हैं हवा के मुंतजिर होते हैं, जिस तरफ की हवा होती है, जिस तरफ का रुख होता है हवा का, बादल भी उसी तरह से घूम रहे थे, उसी तर्ज की तरफ जाते हैं, उसी डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। तो शायर दुख वाली हालत के अंदर था, वो भी बादलों की तरह इधर उधर घूम रहा था। मैं तन्हा फिर रहा था एक बादल की मानद। अपने आप को शायर बादल की तरह करार देता है, सिमली का इस्तेमाल किया यहां पर। दैट फ्लोट्स, जो तैर रहे होते हैं, बादलों की बात हो रही है यहां पर, वो बादल जो तैर रहे होते हैं ऑन हाई, बुलंदी के ऊपर होते हैं, बुलंदी के ऊपर बादल तैर रहे होते हैं। ओवर वेल्स एंड हिल्स, ओवर वेल्स एंड हिल्स, यहां कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया है शायर ने। ओवर वेल्स एंड हिल्स, वादियों के ऊपर घूम रहे होते हैं, और जो है पहाड़ों के ऊपर घूम रहे होते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, बादल वहां पर तैर रहे होते हैं। When all at once I saw a crowd, शायर कहता है जब अचानक मैंने एक क्राउड देखा, मैंने एक हजूम देखा, अचानक मैंने मेरी नजर एक जो हजूम पर पड़ी, एक क्लस्टर पर पड़ी, एक क्राउड पर पड़ी, एक बंच पर पड़ी। वो बंच किस चीज का था? वो क्लस्टर किस चीज का था? वो क्लस्टर जो था डैफोडिल्स का था। A host of golden daffodils, एक हजूम था सुनहरी आबी नरगिस के फूलों का। अचानक मेरी नजर सुनहरी आबी नरगिस के फूलों के ऊपर पड़ी। अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था, शायर जो है पेंथीस्ट है। अब उसकी तन्हाई वाली कंडीशन जो थी, दुख वाली कंडीशन जो थी, जब वो नेचर के जूं जूं करीब जा रहा है, उसकी दुख वाली कंडीशन जो है वो दूर होती जा रही है। शायर बताता है कि वहां पर मैंने क्या देखा, कहां पर ये फूल मौजूद थे, कहां पर ये गोल्डन डैफोडिल थे। बिसाइड द लेक, वो झील के किनारे ठहरे हुए थे, झील के करीब ठहरे हुए थे। बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे, दरख्त भी वहां पर मौजूद थे, झील भी वहां पर मौजूद थी, पानी भी वहां पर मौजूद था। तो वहां पर दरख्त के नीचे और झील के किनारे पर बहुत सारे गोल्डन डैफोडिल्स ठहरे हुए थे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वो जो बादे नसीम यानी ब्रीज कहते हैं ठंडी हवा को, जो ठंडी हवा थी, वो जो जेंटल विंड चल रही थी, विंड जो विस्पर कर रही थी, फ्लटर कर रहे थे वहां पर, वो झूम रहे थे वहां पर जो गोल्डन डैफोडिल्स थे। शायर उस पूरे स्टेंजा के अंदर बयान करता है कि मैं एक ऐसी कंडीशन के अंदर था, मैं सारोफुल कंडीशन के अंदर था, दुख वाली कंडीशन के अंदर था, अलार्मिंग सूरत हाल थी, दर्दनाक सूरत हाल थी। मैं तन्हाई के अंदर घूम रहा था, जैसे बादल घूमते हैं वादियों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर बादल घूमते हैं।
मैं भी वैसे ही घूम रहा था, अचानक मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा वहां पर बहुत सारी तादाद के अंदर गोल्डन डैफोडिल, सुनहरी आबी नरगिस के फूल थे। और आबी नरगिस के फूल जो थे वो झील के करीब थे और दरख्तों के नीचे थे। जब मैंने इनको देखा वो क्या कर रहे थे, they were fluttering, they were flapping, they were wavering, they were quivering, they were dancing, वो लहलहा रहे थे, नाच रहे थे इन ब्रीज, ठंडी हवा के अंदर। फ्लटरिंग एंड डांसिंग, डांस करना जो है एक ऐसी सिफत है जो इंसानों के अंदर पाई जाती है, तो शायर वहां पर यहां पर जो है पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल कर रहा है। इस पूरे स्टेंजा के अंदर शायर ने यह बयान किया, दुख वाली कंडीशन के अंदर था और दुख वाली कंडीशन से जब मैंने फूलों को देखा, फूलों की कैफियत क्या थी, फूल खुशी के अंदर थे, लहलहा रहे थे, डांस कर रहे थे, झील के करीब और दरख्तों के नीचे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। द कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, द विंड वाज विस्परिंग, हवा जो थी विस्पर कर रही थी, कानों में सरगोशियां कर रही थी। अब ऐसी कंपनी का शायर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो दूसरे स्टेंजे के अंदर हम देखते हैं। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, they stretched in never ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Shine और line ये राइमिंग वर्ड्स हैं, वे और बे ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं, ग्लांस और डांस ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं। शायर यहां पर एग्जाजिरेशन यानी हाइपरबोल का एक्सप्लेन करता है, यानी इस्तेमाल करता है, एग्जाजिरेट करता है शायर। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स, ये जो फूलों की तादाद थी वो इतनी ज्यादा तादाद थी जिस तरह सितारों की तादाद होती है। सितारे जिस तरह चमक रहे होते हैं, ट्विटरिंग कर रहे होते हैं, ग्लिटरिंग कर रहे होते हैं, ट्विंकलिंग कर रहे होते हैं, तो फूल भी उसी तरह से ट्विंकलिंग कर रहे थे, फूल भी इसी तरह से डांस कर रहे थे, वो भी इसी तरह से स्माइल दे रहे थे। उनकी खुशबू जो थी इर्द गिर्द फैली हुई थी, वो डांस कर रहे थे और उनकी तादाद जो थी वो सितारों की तादाद की तरह उसको कहता है। ट्विंक कंटिन्यूअस एज द स्टार, यहां भी सिमिली इस्तेमाल करता है और सिमिली के अंदर यहां पर हाइपरबोल यानी एग्जाजरेशन से भी काम कर रहा है यहां शायर। वो कहता है कि कंटिन्यूअस थे, ये इसकी तादाद जो थी, फूलों की तादाद जो थी वो सितारों के बराबर थी, बहुत ज्यादा तादाद के अंदर थे फूल और चमक रहे थे। जिस तरह सितारे चमकते हैं इसी तरह से फूल भी चमक रहे थे, जगमगा रहे थे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जिस तरह सितारे कहकशाओं के अंदर मिल्की वे क्लस्टर ऑफ स्टार होता है, सितारों का एक झुरमुट होता है जो आसमान के ऊपर चमकते हैं, एक ग्रुप बनाया होता है, वो चमक रहे होते हैं। शायर कहता है जिस तरह सितारों का ये ग्रुप चमकता है इसी तरह से फूलों का जो जमघटा था, फूलों का जो क्राउड था, डैफोडिल्स का क्राउड जो था वो भी इसी तरह से डांस कर रहा था, इसी तरह से खुशबू फैला रहा था, इसी तरह से जो था मुस्कुरा रहा था। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, शायद यहां पर दोबारा एग्जेजरेशन का इस्तेमाल करता है, एग्जाजरेट करता है, बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करता है कि वो जो थे नेवर एंडिंग लाइन के अंदर थे, ना खत्म होने वाली लाइन, उन लाइन में फैले हुए थे, लामुतनाही कतार बनाए हुए थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, मार्जिन कहते हैं एज को, किनारे को कहते हैं मार्जिन, मार्जिन ऑफ द बे, वो बे कहते हैं नदी को, झील को, झील के किनारे पर ठहरे हुए थे, लेक के किनारे पर ठहरे हुए थे, वो डांस कर रहे थे। 10,000 साइड एट अ ग्लांस, मैंने 10,000 एक ही नजर के अंदर देखे। जब मैंने ऐसे ही नजर भंगवाई, नजर लगाई मैंने, तो वो एक ही नजर के अंदर मुझे 10,000 जो है डैफोडिल्स के फूल नजर आए। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्पाइटली डांस, जो खुशी से डांस कर रहे थे, खुशी से उछल रहे थे, खुशी उनके अंदर थी, चेयरफुल मूड के अंदर थे। शायर इस दूसरे स्टेंजे के अंदर बयान करता है कि डैफोडिल्स जो थे वो प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी के अंदर थे, मिकदार उनकी बहुत ज्यादा थी, तादाद उनकी बहुत ज्यादा थी। दे लुक टू बी ब्यूटीफुल एंड काउंटलेस, वो खूबसूरत नजर आते थे, बेतहाशा नजर आते थे, उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, एंडलेस लाइन के अंदर फैले हुए थे। दे वर प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ द बे, वो बे के किनारे, झील के किनारे पर फैले हुए थे। दे लुक टू बी डांस एंड विद जॉय, वो ऐसे लगता था वो खुशी से नाच रहे हों। अब पहले स्टंजे के अंदर शायर ने अपनी कैफियत बयान की, वो दुखी हालत में था। दूसरे स्टंजे के अंदर शायर ये बयान करता है कि मैंने डैफोडिल्स को जब देखा वो डांस वाली कैफियत के अंदर थे, वो खुशी वाली कैफियत के अंदर थे, वो जॉयफुल कंडीशन के अंदर मूड में थे, वो चेयरफुल मूड के अंदर थे। तो शायर का एक तरफ पेंसिव मूड है, शायर का मूड जो है वो पेंसिव है, शायर का मूड जो है वो सॉरोफुल है, शायर का मूड जो है वो दुखी है, वो अलार्मिंग कंडीशन के अंदर है, कोई दर्द होगा, कोई तकलीफ होगी शायर को,
और शायर के मूड के सामने जो है वो फ्लावर्स जो है, वो कुदरत जो है वो खिली हुई है, कुदरत खूबसूरत नजारे दिखा रही है। और शायर ऐसी कंपनी के अंदर, ऐसी सोहबत के अंदर अपनी सारी परेशानियों को भूल जाता है। और जब शायर अपनी परेशानियों को भूल जाता है तो वो क्या कहता है, आगे देखते हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, यहां पर मजीद इसको उस पूरे सीन को बयान करता है। वो जो झील थी, झील के अंदर पानी की जो टाइड्स थी, पानी की जो मौजें थी, वो भी ऐसे लग रहा था डांस कर रही हैं। पानी का जो उतार चढ़ाव आ रहा था वो भी ऐसे लग रहा था कि डांस कर रहा है। पानी का उतार चढ़ाव, पानी की लहरें भी डांस कर रही थी। आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, और ये जो फूलों का डांस था वो वेव्स के डांस से भी ज्यादा था। यहां शायर कंपैरिजन कर रहा है, यहां पर दोनों के डांस के अंदर खुशी का मूड, खुशी का जो एलिमेंट था वो वेव्स के अंदर भी मौजूद था। कुदरत के अंदर, कुदरत की तरफ से जो पानी के अंदर, पानी जो लहलहा रहा था, पानी जो चल रहा था, पानी के अंदर जो मौजें बिखर रही थी, वो भी नाच रही थी, वो भी खुश थी। और शायर कहता है फूल भी खुश थे। फूलों के अंदर जो क्वालिटी थी खुशी वाली, वो खुशी का एलिमेंट फूलों के अंदर भी मौजूद था। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, बहुत प्यारी लाइन है ये, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। अ पोएट कुड नॉट बी बट गे, शायर खुश हुए बगैर ना रह सका। शायर दुखी हालत, शायर की जो दुखी हालत थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। शायर का जो पेंसिव मूड था, शायर की जो दुख वाली कंडीशन थी, शायर की जो सॉरोफुल कंडीशन थी, वो चेयरफुल मूड के अंदर तब्दील हो रही है। इन सच अ जोकंड कंपनी, इस खुशी वाली, इस खुशकुन, इस सहर अंगेज, इस कैफ अंगेज, इस मैजिकल स्पेल ऑफ फ्लावर्स के अंदर शायर कहता है मेरे जो दुख थे वो सारे के सारे वो वेनिश्ड हो गए, खत्म हो गए। ऐसी सोबत के अंदर मैं खुश हुए बगैर ना रह सका। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं देखता रहा और देखता रहा। गेज का मतलब होता है देखना, लुक का मतलब होता है देखना, स्टेयर का मतलब भी देखना होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा तवज्जो हम ज्यादा करते हैं। और गेज का मतलब होता है घूरना। शायर ऐसे सोबत को, ऐसी कंपनी को, ऐसी नेचर को, जो कि पैंथीस्ट शायर नेचर रखता है, ऐसी नेचर को वो घूरते रहा, घूरता रहा और खुशी से देखता रहा। क्या हुआ? बट लिटल थॉट, लेकिन वो सोच नहीं रहा था। ऐसी कंडीशन उस वक्त होती है जब हम कोई ऐसा नजारा देखते हैं, वो नजारा जो हमें दिलचस्प लग रहा होता है, वो नजारा जो हमें इंचांट कर रहा होता है, वो नजारा जो हमें खुश कर रहा होता है, उस नजारे को देख कर शायर कहता है मेरे दुख वाली कंडीशन, मेरी प्रॉब्लम वाली कंडीशन जो थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, शायर कहता है कितनी दौलत, कितनी नेमत, कितना खुशी इस नजारे से मुझे मिली। यू कैन नॉट इमेजिन दिस थिंग, आप इस चीज का इमेजिन नहीं कर सकते। व्हाट से इस्तेमाल हुआ है, व्हाट से शुरू हुआ है ये लाइन, यानी सवाल कर रहा है शायर यहां पर कि कितना ज्यादा नजारा, कितना ज्यादा नेमत इस पूरे सीन से मुझे मिल रही है। मैं जो पेंसिव मूड के अंदर था, मैं जो दुखी कंडीशन के अंदर था, मैं जो सॉरोफुल कंडीशन के अंदर था, वो सारे सॉरोफुल कंडीशन मेरी जो है खत्म हो चुकी है। मैं जो थॉटफुल मूड के अंदर था, वो सारी थॉट्स मेरी सहर अंगेज मैजिकल स्पेल ऑफ फ्लावर्स के सीन की वजह से वो सारी की सारी वैनिश हो चुकी हैं। अब शायर कहता है मैं फिर कभी जब भी अफसुर्दगी के आलम में बैठा होता हूं, अपने घर में, अपने मकान में, फार ऑफ व्हेन ऑन माय काउच आई लाई, जब भी मैं अपने बिस्तर के ऊपर लेटा पड़ा रहता हूं, इन अ वेकेंट और पेंसिव मूड, खाली हालत के अंदर या गमगीन हालत के अंदर। पेंसिव कहते हैं संजीदगा, संजीदा हालत, गमगीन हालत, मूड कहते हैं सोच को। मैं जब भी पेंसिव मूड के अंदर होता हूं या दुखी मूड के अंदर होता हूं, फिर क्या करता हूं? दे फ्लैश, दे से मुराद दैट सीन ऑफ डैफोडिल्स, वो जो सीन था डैफोडिल्स का, वो जो नजारा था खुशी वाला, वो जो कुदरत के साथ मेरा मिलना था, वो जो मिलने वाला सीन था मेरा, मेरी महबूब के साथ, मेरी कुदरत के साथ, मेरी लव के साथ, मेरे गॉड के साथ जो मिलने वाला नजारा था। हम कहते हैं ना जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो परेशानी को दूर करने का एक नुस्खा क्या है? परेशानी को दूर करने का नुस्खा यही है कि आप जब भी ज्यादा परेशान हो तो उस बंदे को याद करें जिससे आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो आपकी दुखी वाली जो कंडीशन होगी, दुख वाली जो दर्द भरी कंडीशन होगी, वो आपका दर्द ऐसा ऐसा स्पेल आउट होता जाएगा। शायर कहता है जब भी मैं पेंसिव मूड के अंदर होता हूं तो वो नजारा मेरे जहन में आ जाता है। मैंने जब अपने महबूब से मुलाकात की थी, मैं नेचर के करीब था। दे फ्लैश, वो मेरे जहन में आ जाते हैं, वो मेरे जहन में आके मेरे इनसाइट विजन के अंदर
चश्मे तसव्वुर के अंदर, इनवर्ड आई के अंदर आके रोशनी फैलाते हैं और मुझे आके बताते हैं कि कैसा नजारा तुमने देखा था, उस नजारे का इंपैक्ट क्या होता है। दे फ्लैश अपॉन दैट अनवर्ड आई विच इज अ ब्लिस ऑफ सैलिट्यूड, जो कि नेमत है तन्हाई के अंदर। अब मेरे पास एक ऐसी नेमत मौजूद है जो तन्हाई के अंदर मुझे मिली है, जिस नेमत की वजह से मेरी जो दुख वाली कंडीशन थी, मेरा जो पेंसिव मूड था, मेरा जो दुखी हालत थी, मेरी जो परेशानियां थी, मेरे जो दर्द और अलम थे, मैं जो गमगीन सूरत के अंदर बैठा हुआ था, मेरा जो नुकसान हो चुका था, सेहत का भी नुकसान कर रहा था, मैं मेंटली भी सोच के अंदर मौजूद था। इस नजारे को देखकर, इस ब्यूटीफुल लुक को देखकर, इस ब्यूटीफुल आई साइट को देखकर, मेरे इनवर्ड आईज के अंदर जब ये फ्लैश अपॉन होता है ये नजारा, तो मेरी सारी दुख वाली कंडीशन जो होती है वो दूर चली जाती है। और ये नजारा जो है मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल, और मेरा हार्ट जो है, दिल जो है खुशी से भर जाता है, दिल जो है वो खुश हो जाता है, खुशी से लबरेज हो जाता है, खुशी से डांस करता है। एंड माई हार्ट विद प्लेयर फिल, और खुशी से मेरा दिल जो है बाग बाग हो जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मैं तसव्वुर करता हूं कि मैं भी आबी नरगिस के फूल की तरह डांस कर रहा हूं, और मेरा दिल भी आबी नरगिस के फूल की तरह डांस कर रहा है। दिस इज द पोम, दैट इज अ शॉर्ट पोम। इस पोम के अंदर शायर ने अपने दो मूड्स का इजहार किया है, दुखी मूड का इजहार किया है और खुशी वाले मूड का इजहार किया है। शायर ने अपनी हैप्पीनेस की वजह बता दी, दुख वाली कंडीशन का हमें कोई पता नहीं है, कोई दर्द होगा, कोई परेशानी होगी, शायर को किसी सारोफुल कंडीशन के अंदर होगा, वो दर्द वाली कंडीशन शायर की खत्म कब हो जाती है, शायर की वो कंडीशन उस वक्त खत्म हो जाती है जब शायर कुदरत के बहुत ज्यादा करीब चला जाता है। क्योंकि हम जानते हैं पैंथीस लोग, हम अक्सर जब अल्लाह के करीब जाते हैं तो हमारे दिल के जितनी भी परेशानियां होती हैं वो सारी की सारी गायब हो जाती हैं। इसी तरह शायर का दुख दर्द जो था, शायर का जो दर्द और अलम था, शायर की जो पेनफुल कंडीशन थी, शायर जो ग्लूमी कंडीशन के अंदर था, ग्लूमी थॉट्स के अंदर था, जब वो अपनी नेचर के पास पहुंचा, अपनी कुदरत के पास पहुंचा, अपने वर्शिपिंग प्लेस पर पहुंचा, अपने गॉड के साथ पहुंचा, तो कहता है, शायर कहता है, यहां पर मैं पहुंचने के बाद मैंने सारे दर्द और अलम खत्म हो गए और मेरा अंदर भी डांस करने लग गया। जिस तरह मैंने बाहर नजारा देखा वो डांस कर रहा था, इसी तरह से मेरा अंदर वाला नजारा जो था वो भी डांस करने लग गया। तो शायर इस ब्यूटीफुल पोम के अंदर जो है सिमिली का इस्तेमाल भी करता है, एग्जैजरेशन का इस्तेमाल भी करता है और बेहतरीन अंदाज के अंदर बताता है, हमें एक थीम देता है, एक नजरिया देता है, एक सोच देता है कि जब भी आप कुदरत के करीब जाएंगे तो आपको भी खुशी मिल सकती है। बात यह है कि आप महसूस करने वाले बने, बात यह है कि आप समझने वाले बने कि कुदरत जो है कितना नजारा पेश करती है, कितना खुशी देती है। मेरा बेटा इस पूरी समरी को, इस पूरी पोम को पढ़िए, देखिए, सुनिए, समझिए और इसको पेपर के अंदर इस तरह से, इस अंदाज के अंदर लिखिए कि आपकी समरी के अंदर जो 5 नंबर आते हैं 9th क्लास के अंदर वो कभी भी खत्म ना हो सकें। ये समरी डैफोडिल्स 9th क्लास के अंदर भी मौजूद है, यही डैफोडिल जो है ग्रेजुएशन के अंदर भी मौजूद है।